हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब कि विद्युत विभव। तो देखिए क्या होता है विभव और हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ी। सबसे पहली बात तो हम जब अच्छे से विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे तो ये बीच में कहां से अटका विभव, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, फिर माथापच्ची करनी पड़ेगी। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखो जब हम विद्युत क्षेत्र की गणनाएं कर रहे थे इजीली तो कोई दिक्कत नहीं थी हमें। लेकिन आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो जैसे जैसे आगे चल के इसकी गणनाएं बड़ी होने लगी तो वो थोड़ी जटिल भी होने लगी, क्योंकि आपको पता है सदिशों की गणनाओं के लिए आपको अलग से सदिश गणित पढ़नी होगी, वेक्टर कैलकुलस पढ़नी होती है और उसके लिए आपको सारे नियम अलग से काम में लेने होते हैं। जोड़, बाकी, गुणा, भाग सबके नियम आपको अलग से काम में लेने होते हैं। तो हम विद्युत क्षेत्र जो सदिश राशि थी उसको पढ़ते पढ़ते इस तरह की गणनाओं में कठिनाइयों का सामना करने लगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी राशि हो जो कि अदिश हो और उससे विद्युत क्षेत्र की गणनाओं को आसानी से किया जा सके। तो हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग में बिल्कुल एक भौतिक राशि आई जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। ये एक अदिश राशि थी और इसको हमने विद्युत क्षेत्र से संबंध करके इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन बना करके हमने विभव की गणनाओं से विद्युत क्षेत्र की गणनाएं करना प्रारंभ कर दिया। तो ये थोड़ा हमारे लिए इजी रहा, इसलिए अब हमें विद्युत विभव को पढ़ना है। तो देखिए विद्युत विभव में आपको सबसे पहले तो विद्युत विभव है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है इसे देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है पोटेंशियल, तो सिंपल सी बात है, आप पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ते हैं, स्थितिज ऊर्जा, वहां से ही आपको इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी से हम किसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल को, अर्थात विद्युत विभव को हम कैलकुलेट करेंगे किससे, स्थितिज ऊर्जा से। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास में, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल तो है लेकिन ये पोटेंशियल कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव है। तो सबसे पहली बात हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। और अभी तक हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक की तो हम क्या लेंगे, हम एक चार्ज लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या लेते हैं, एक चार्ज लेंगे, एक आवेश लेते हैं Q, और इसके चारों तरफ हमें क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। चलो विद्युत क्षेत्र तो मिल गया, तो इलेक्ट्रिक वाली जो टर्म है ये तो कंप्लीट हुई हमारी। अब चलते हैं हम पोटेंशियल पे। तो अभी मैं बता रहा था आपको पोटेंशियल को कैलकुलेट किससे करना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी से। तो देखिए क्या करना है, हम एक दूसरा चार्ज लेते हैं कोई, और जब भी हम इस तरह से कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास में दूसरा चार्ज एक ही होता है, जिसे कहते हैं इकाई परीक्षण धन आवेश, और उस पे क्या है कैलकुलेशंस इजी होती है तो हम उसे लेते हैं। तो हमने एक दूसरा चार्ज लिया Q0, इकाई परीक्षण धनावेश को किससे दर्शाते हैं, Q0 से लिखते हैं, और यहां पे उसको रख दिया, पॉइंट ए पर हमने उसको रख दिया। अब यहां पे हम इसकी स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम विभव की गणना करेंगे तो यहाँ पे किसी भी पार्टिकल की, चाहे वो आवेश है चाहे वह द्रव्यमान है, जैसे कि हमने वहां पे 11वीं क्लास में गुरुत्वीय विभव को पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, तो वहां पे देखा था द्रव्यमान के लिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं विद्युत विभव, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र में हम आवेश के लिए गणनाएं करेंगे। तो कोई भी पार्टिकल हो, चाहे वह आवेश हो या फिर द्रव्यमान हो, जब भी हम पोटेंशियल की गणना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को हमें जीरो लेके चलना है। इसका मतलब जो हमारा पार्टिकल है, जो हमारा कण है, चाहे वह आवेश है या द्रव्यमान है, वह स्थिर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि जो आवेश है हमारा Q0 वो स्टेबल है, स्थिर रखा हुआ है पॉइंट ए पर। अब हमें क्या करना है, हमें करना है पोटेंशियल को कैलकुलेट। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं हम कि पॉइंट ए पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो माना कितनी है, UA है। हमने देखा कि पॉइंट ए पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, UA है। अब हम इस चार्ज को लेकर के इस विद्युत क्षेत्र में कहीं दूसरे पॉइंट बी पर पहुंच जाते हैं।
क्या करेंगे, अब हम इस चार्ज को लेकर के किसी दूसरे पॉइंट बी पर पहुंच गए। तो यहां पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद में यहां से और यहां तक, मतलब ए से और बी तक, हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच के विभवांतर को कैलकुलेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। लेकिन किससे? उसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिएगी। तो पॉइंट बी पर भी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करो। माना पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी है यूबी। कितनी है? यूबी है। तो अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस लेना है, इनका अंतर लेना है। तो इनका अंतर कितना होगा, कैसे निकालेंगे? यूबी में से यूए को घटा दो, ये हो गया इनका अंतर। पॉइंट ए पर एनर्जी और पॉइंट बी पर एनर्जी, दोनों का अंतर देखना है। तो बिंदु बी पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें से बिंदु ए की ऊर्जा को घटा दो, ये आ गया ऊर्जाओं का अंतर। लेकिन ये जो हम ऊर्जाओं का अंतर लेंगे, ये हमें लेना है एकांक परीक्षण के लिए। तो एकांक परीक्षण धनावेश के लिए। तो हम इसमें इकाई परीक्षण धनावेश से इसको भाग दे देते हैं। ये जो हमारे पास में टर्म निकल के आई, इसे कहेंगे हम विभवांतर। कहां से कहां तक? बिंदु ए से बिंदु बी के बीच। तो विभवों का अंतर कहां से कहां तक? बी से और ए के बीच। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से हम डिफाइन करेंगे किसे? विभवांतर को। लेकिन हमें तो विभवांतर को डिफाइन नहीं करना है, हमें तो विभव को डिफाइन करना है। ये तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच के जो विभव हैं, माना बिंदु ए पर विभव है VA और बिंदु बी पर विभव है VB, इन दोनों का अंतर आया है। हमें विभवांतर कैलकुलेट नहीं करना है, हमें तो विभव कैलकुलेट करना है। तो विभव को कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसे भी कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही इजी तरीका है उसको तो कैलकुलेट करने का। पहले आपको ये आ जाना चाहिए कि हमने विभवांतर को कैसे कैलकुलेट किया। तो हमने विभवांतर को कैलकुलेट किया और हम इसे डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण पर स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को दर्शाता है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखेंगे किसकी? विभवांतर की। वो कैसे लिखेंगे देखिए, तो विभवांतर को हम इस तरह से लिखते हैं। क्या किया हमने कि इसको डिफाइन कैसे किया? विभवांतर को किसी विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी इकाई परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की स्थितिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन जो किस पर होता है? प्रति एकांक आवेश पर हुए स्थितिज ऊर्जाओं के परिवर्तन के बराबर होता है। हमने इसको विभवांतर को इस तरह से डिफाइन किया। आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, ये केवल आपके समझने के लिए था। आपको बाकी का ये नोट करना है। हमने ये माना है और ये विभवांतर का फॉर्मूला हो गया हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना था विभव को। तो देखिए विभव कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, विभव को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। आपको केवल विभव को जब भी कैलकुलेट करना हो, तो हम पहले कैसे कैलकुलेट कर रहे थे विभवांतर को, कि ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र है, इसमें हम किसी आवेश Q0 को एक पॉइंट A से पॉइंट B तक लेकर के गए थे, और इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा में परिवर्तन हुआ था प्रति इकाई आवेश या प्रति एकांक आवेश, वह इनके विभवांतर के बराबर था। लेकिन अब हमें केवल विभव को जब कैलकुलेट करना है, कि हमें कैलकुलेट करना है बिंदु B पर विभव कितना होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इस पॉइंट A को इस विद्युत क्षेत्र में नहीं लेंगे, इस विद्युत क्षेत्र से बाहर लेते हैं कहीं। यहां पे लिया हमने पॉइंट A को, ठीक है। तो यहां पॉइंट A पर जो विभव होगा, विद्युत विभव वो कितना होगा? तो आप देख सकते हैं पॉइंट A के पास में विद्युत क्षेत्र कितना है। तो ये विद्युत क्षेत्र से बाहर है, इसका मतलब पॉइंट A पर विद्युत क्षेत्र कितना है? 0 है।
तो विद्युत विभव भी कितना होगा 0। तो VA की वैल्यू कितनी आ गई 0। और इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो बिंदु A पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा है वह भी क्या होगी, वह भी 0 होगी। बिंदु A पर जो आवेश की स्थितिज ऊर्जा है वह कितनी होगी, 0 होगी। तो हम जब भी विभव को कैलकुलेट करेंगे बिंदु B पर, तो बिंदु A को लेते हैं हम इस विद्युत क्षेत्र से बाहर, और विद्युत क्षेत्र से बाहर का मतलब है कि हम इस बिंदु A को मानते हैं कि यह अनंत पर रखा हुआ है। इस क्षेत्र से बाहर कहीं भी रखा हुआ है, इसका मतलब ये बिंदु A अनंत पर है। आपका जो Q0 आवेश है वो बिंदु A मतलब अनंत पर रखा हुआ है। तो जब हम इस Q0 आवेश को अनंत से लेकर के बिंदु B तक जाएंगे, तो यहाँ पर जो ऊर्जा में अंतर आएगा प्रति एकांक आवेश वह विभव के बराबर होगा। कैसे, आप देखेंगे इधर कि VV एज इट माइनस जो VA की वैल्यू है वो कितनी रख देंगे हम 0 इज इक्वल टू जो ऊर्जा का अंतर है उसे लिख देते हैं माना किससे, डेल्टा U से, और कितना एकांक परीक्षण आवेश के लिए तो हम Q0 से इसको डिवाइड कर देते हैं। VV माइनस V0 तो हम देख सकते हैं मैथमेटिकली जो हमारे VA टर्म आ रही थी, इन दोनों विभवों का हम अंतर ले रहे थे, तब अकेला किसका विभव रह जाता है, बिंदु B का विभव रह जाता है कितना, डेल्टा U अपॉन Q0। तो जब भी हमें विभव को डिफाइन करना होगा, जब भी हमें विभव को परिभाषित करना होगा, पोटेंशियल को परिभाषित करना होगा, तो हम क्या कहेंगे कि किसी इकाई परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो ऊर्जा में प्रति इकाई आवेश परिवर्तन हो रहा है वह उस बिंदु के विभव के बराबर होगा। तो हम इसको डिफाइन करेंगे यहां पर किसी विभव को दर्शाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो पॉइंट A है इस बार अतः है जो पॉइंट A है उस पर विभव कितना होगा, 0 होगा। इसलिए समीकरण 1 में हम क्या रख देंगे, VV माइनस VA की जगह क्या रख देंगे, 0 इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन Q0। तो यहां से VV मतलब बिंदु B पर विभव कितना आ जाएगा, डेल्टा U अपॉन Q0। ये पॉइंट 3 पर आपका पोटेंशियल आ गया। समीकरण नंबर 2 दे देते हैं इसे, और ये विभव की परिभाषा हो गई। तो हमने देखा कि विभवांतर क्या होगा और विभव क्या होगा, लेकिन अभी तक हमने जो परिभाषा पढ़ी है ये स्थितिज ऊर्जा के लिए पढ़ी है। हम इसे कार्य से भी कैलकुलेट करते हैं, और एक्चुअली जो हम कार्य से कैलकुलेट करेंगे वो बहुत ही इजी होगा आपके लिए बजाय स्थितिज ऊर्जा के। तो देखिए अब हम स्थितिज ऊर्जा के बजाय कार्य के लिए विभव की और विभवांतर। तो देखिए स्टूडेंट्स, विभव अब हम कार्य के पदों में कैलकुलेट करते हैं, इसको डिफाइन करेंगे। कार्य के पदों में किस तरह से परिभाषित करेंगे कि ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र है, ये हमारे पास में क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और इसमें हम किसी आवेश Q0 को अनंत से लेकर के और किसी पॉइंट B तक पहुंच जाते हैं। ये हमने पॉइंट A को कहां पर लिया, इंफिनिटी पर, और हम इस आवेश Q0 को इंफिनिटी से लेकर के और इस विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करके बिंदु B तक पहुंच जाते हैं। तो क्या होगा, ये जो विद्युत क्षेत्र है ये किसी दूसरे आवेश Q की वजह से, ये भी धनावेश है और यह भी धनावेश है, तो यह धनावेश इस धनावेश पर जैसे ही ये विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये इसको घुसने से रोकेगा। तो हमें क्या करना होगा, इस पर बाह्य बल लगाना होगा और इसे यहां तक पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर के ये बिंदु B तक पहुंचेगा। तो जो हम इसको बाह्य बल लगा करके यहां से लेकर यहां तक लाते हैं, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य प्रति एकांक आवेश विभव के बराबर होगा। यहाँ पर आपका कार्य क्या होगा, यहाँ से कार्य आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका मतलब पॉइंट A पर जो कार्य है वो कितना है आपका, 0 है। पॉइंट B तक लाने में आपने कुछ कार्य किया, वो माना W भी है, तो हमें यहाँ से और यहाँ तक लेकर के आने में कितना कार्य करना पड़ा, वो केवल यही है। यहाँ तो कार्य हमने कुछ किया ही नहीं था, यहाँ से यहाँ तक W भी कार्य किया,
तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक या फिर मैं कहूंगी अनंत से और पॉइंट बी तक हमने कार्य किया कितना WB, और ये हमें कार्य निकालना है प्रति एकांक आवेश के लिए। तो ये किसके बराबर होगा, ये बिंदु बी पर विभव के बराबर होगा। बहुत ही इजी है आपकी विभव की डेफिनेशन कार्य के पदों में। आप देख सकते हैं कि जब हम गुरुत्वीय विभव निकाल रहे थे तो हम क्या करते थे कि ये जो हमारे पास में हमारा डस्टर है ये इस पॉइंट पे है, हमने यहाँ पे इसकी स्थितिज ऊर्जा देखी, और जैसे ही हम इसको और ऊपर लेकर के जाते हैं तो इस पर नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो नीचे की तरफ जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो वह इसे नीचे खींचेगा। उस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हम इसको यहाँ तक लेकर के आते हैं। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले जाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य हम गुरुत्वीय विभव से दर्शाते थे। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या है कि आपके जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में गुरुत्वीय बल तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर विद्युत बल लगेगा, और उस विद्युत बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य इकाई परीक्षण या एकांक परीक्षण धनावेश के लिए विभव के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसे कार्य के पदों में कैसे परिभाषित करेंगे, किसी आवेश को ये हमारे पास में बिंदु बी पर विभव होगा। तो यहाँ पे हमारे विभव की जो डेफिनेशन है वो खत्म होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए बाई चांस 1 नंबर में, ऐसे डेफिनेशन को पूछता नहीं है, तो आपको ये कार्य के फॉर्म में लिख देनी है। और यदि आपसे पर्टिकुलरली ऊर्जा के लिए पूछा जाए तो जो ऊर्जा वाली डेफिनेशन है वह आपको लिखनी है। अब हमें देखना है कि विभव कैसी राशि है। तो विभव आपको पता है अदिश राशि है। विभव नीचे स्टार लगा के लिखेंगे हम, विभव एक अदिश राशि होती है। इसका मात्रक और इसकी विमाओं के बारे में देखते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और इसे लिखते हैं हम V से। तो विभव का ऐसा ही मात्रक क्या है, विभव का ऐसा ही मात्रक है वोल्ट। अब हम बात करते हैं विभव की विमा की। तो आपने 11th क्लास में भी इसको कैलकुलेट किया होगा जब हमने पहला पार्ट पढ़ा था विभव के लिए, और अब हम यहां कैलकुलेट करेंगे विभव की विमा। देखिए विभव की विमा क्या होगी, आपको पता है विभव क्या है, कार्य बटे आवेश। यहां से आप देख सकते हैं विभव क्या है, कार्य बटे आवेश ले लो चाहे ऊर्जा बटे आवेश ले लो, दोनों में ऊपर जो कार्य है या ऊर्जा है इसकी विमा एक जैसी होती है। तो क्या होगी कार्य की विमा m1 L2 T-2, और आवेश की विमा होती है A1 T1। तो विभव की विमा हो गई m1 L T, और A के पदों में L कितना है हमारे पास में L2 ही है, T-2 और ऊपर पहुंचा तो -1 और हो गया -3, A1 ऊपर पहुंचा तो -1। ये विभव की विमा हुई, और ये हमारे पास में जो विभव वाला टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था, ये खत्म होता है। अब हम आगे विभव के लिए डेरिवेशन पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें और विभव में क्या संबंध होता है। जो हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या सोचा था कि विद्युत क्षेत्र को किसी अदिश भौतिक राशि के रूप में व्यक्त किया जाए। तो उन्होंने विभव के रूप में व्यक्त किया। वो किस तरह से व्यक्त किया उसका डेरिवेशन हम कल देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।